So, hello everyone. I hope you are all doing good. So, इस वीडियो में आज हम सेंटर ऑफ मास का एक नया टॉपिक जो कि कॉलिजन उसको देखेंगे अच्छे से। सो आज का जो टॉपिक है वो है कॉलिजन। बिकॉज वी हैव सीन डिफरेंट topics of center of mass, that is conservation of linear momentum, and in work energy power we have seen that conservation of mechanical energy. We know all the things, that is if external forces are zero, then the linear momentum is constant, that is it is conserved, it comes under conservation of linear momentum column. Also, if non-conservative forces are zero, that is if there is no friction or no air drag, then in this condition the whole mechanical energy is constant, that is this comes under conservation of mechanical energy. Now we will use these two concepts to deal collision. So सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, टू ब्लॉक, सपोज कुछ इस तरह का दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक M1 है और ये ब्लॉक M2 है सपोज, और इस M2 के पीछे में एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। नाउ बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले मैंने बोला कि इस M1 मास का जो वेलोसिटी है वो कुछ V1 है और इस M2 मास का जो वेलोसिटी है वो V2 है सपोज, ठीक है। और एक और चीज क्या कि ये जो वेलोसिटी है ना V1 वो V2 से बड़ा है, तभी तभी फर्स्ट ब्लॉक दैट इज M1 ब्लॉक विल कोलाइड विथ M2 ब्लॉक इफ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक। तो क्या होगा भाई, अभी कुछ समय बाद जब ये इस ब्लॉक के पास में आ जाएगा, सेकेंड ब्लॉक, सपोज दिस इज ए ब्लॉक एंड दिस इज बी ब्लॉक, तो जब ए ब्लॉक बी ब्लॉक के पास में आ जाएगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मतलब कॉलिजन के वक्त मैंने बोला तो ये जो स्प्रिंग है ये इसी पे अटैच हो जाएंगे और दोनों ब्लॉक्स लगभग साथ में मूव करना शुरू कर देंगे। ये मैं कब कर रहा, ये छोटे से टाइम के लिए, जिस वक्त दोनों ब्लॉक साथ में थोड़ी देर मूव करेंगे और उसके बाद फिर पहला ब्लॉक किसी और स्पीड के साथ और दूसरा ब्लॉक किसी और स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो सपोज कि अभी एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ दोनों मूव कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा कि ये दोनों ब्लॉक्स M1 और दूसरा ब्लॉक M2, पीछे में स्प्रिंग है, मतलब कि यहाँ पे कुछ स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, है ना भाई, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग कंप्रेस्ड होंगे और वो दोनों कुछ देर तक साथ चलेंगे और उसके बाद फिर ये ब्लॉक किसी अलग वेलोसिटी V2 डैश मैंने बोला और ये फर्स्ट ब्लॉक किसी और वेलोसिटी V1 डैश के साथ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है क्या। तो इन सब चीजों में ये था प्रोसेस, जिस प्रोसेस के आधार पे कॉलिजन्स होने वाला है। पहले एक ब्लॉक पीछे होगा, फिर वो इसे टकराएगा और वो कुछ दूर तक साथ चलेंगे और उसके बाद फिर सेकंड ब्लॉक किसी और वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करके वो बाँचा जाएगा। इस सेकंड कंडीशन में दिस V2 डैश विल बी बिगर देन V1 डैश, ओके, क्योंकि कॉलिजन के बाद ऐसा संभव है कि सेकंड ब्लॉक मीन्स दिस B ब्लॉक विल मूव विथ अ लार्जर वेलोसिटी V2 डैश देन A। तो कुछ इस तरह से कॉलिजन्स होने वाला है। अब इस चीज पे मैंने क्या बोला, एक बार आप ध्यान से समझ ले कि मैंने क्या बोला है, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी जीरो है, मींस कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है, जैसे कि स्प्रिंग फोर्सेस। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एक्सटर्नल फोर्सेस तो यहाँ पे ग्रेविटी भी है,
बट ग्रेविटी हर वक्त सेम लग रहा है ना, यहाँ पर भी ग्रेविटी m1g, यहाँ पर भी m2 m1g, यहाँ पर भी m1g, तो ग्रेविटी हर जगह पे सेम है, तो उसको अपन नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल सी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी विल सी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और चीजें, एक चीज और देख सकते हैं कि इस समय फर्स्ट वाले केस में आप देखो तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, मतलब स्प्रिंग के पास कुछ भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों ब्लॉक्स के पास में। इसके पास Ke1 होगा, इसके पास Ke2 होगा। जब ये सेकेंड चीज देखे, मतलब ड्यूरिंग कॉलिजन में बात कर रहा, तो उस वक्त ये दोनों मूव भी कर रहे हैं, लेकिन ये स्प्रिंग कुछ कंप्रेस्ड भी है। मींस कि इस समय ब्लॉक्स के पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, और वो किस फॉर्म में है? दिस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी due to compression in this spring. And after the third case, that is after collision, these two blocks will move with some different velocities, और इस केस में ये स्प्रिंग फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में आ चुका है, मतलब अभी फिर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है। तो जब मैं बात कर रहा ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या होगा कि इस फर्स्ट केस में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ वन ए एंड बी विल बी सेम द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी हियर ऑल्सो, एंड इन द सेकेंड केस द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू दीज एनर्जीज के। तो क्या क्या हो सकता है, और मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को किस तरीके से देख सकते हैं? तो आप देख लो कि बिफोर कॉलिजन जो है ना, दोनों ब्लॉक्स v1 और v2 स्पीड से मूव कर रहे थे। तो बिफोर कॉलिजन, दैट इज इफ यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा भाई? m1 v1 प्लस m2 v2, ये है इंडिविजुअल मोमेंटा ऑफ ईच ब्लॉक्स, and the sum is the total linear momentum of the whole system. Now this will be constant everywhere, so during the collision the velocity is same, no, the velocity is v for both the particles, so the linear momentum at during collision will be m1 v plus m2 v, that is equal to m1 plus m2 times v. So sometimes it is said to, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता भी है कि तुम बताओ ड्यूरिंग कॉलिजन कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, तो वो यही होगा v इज इक्वल टू, इसको तुम m1 प्लस m2 को LHS में लेके आओ तो क्या बनेगा? m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो कुछ ये फॉर्मूला हुआ कॉमन वेलोसिटी का ड्यूरिंग कॉलिजन। और जब मैं बात करूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अच्छा बताओ भाई ये तो कॉमन तो तुम्हें मालूम पड़ गया, तुम बताओ फाइनल जो वेलोसिटी है दैट इज v1 डैश एंड v2 डैश, वो क्या होगा भाई? तो अगेन वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और किस तरीके से फिर से यूज करेंगे? दिस m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज बिफोर कॉलिजन विल बी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, और ये दो इक्वेशंस आपस में इक्वल होंगे। तो अपन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इन दोनों? अब देखो ना कि क्या है कि लीनियर मोमेंटम अपने पास ये चीजें तो है ना, मास अपन मालूम पड़ जाएगा, वेलोसिटी तो मालूम पड़ ही जाएगा, कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी अगर मेरे को मालूम पड़ जाए तो फिर टोटल मोमेंटम भी तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा, दैट इज द p ओनली। तो इस इक्वेशन से अपन v1 और v2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था बात कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। लेकिन जब मैं बात करूं
जब मैं अच्छा एक और बात, इस समय क्या है, दिस v1 इज ग्रेटर देन v2 जो कि मैंने पहले बताया था, एंड आफ्टर कॉलिजन दिस v2 डैश इज ग्रेटर देन v1 डैश बिकॉज ब्लॉक b विल मूव विथ अ लार्जर वेलोसिटी देन a, और वो कुछ किसी और दूसरे वेलोसिटी के साथ वो मूव करना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास एक इक्वेशन आ गया ना भाई, यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया। आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे यूज कर सकते हैं, बिफोर कॉलिजन इट वाज ओनली काइनेटिक एनर्जी, है ना, जो कि ke1 होगा प्लस ke2 होगा, दैट इज फॉर A and for B. After collision, that is after collision or during collision also, this will be equal to kinetic energy of both the blocks plus potential energy. कुछ इस तरीके से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना, ये ke1 क्या होगा भाई, ke1 क्या होगा, ये होगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर which is equal to kinetic energy will be equal to half m1 plus m2 into v square because the velocity of both the of blocks are same plus half k x square। तो कभी कभी आपको इस तरीके से पूछ भी सकता है कि बताओ भाई ड्यूरिंग कॉलिजन स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया होगा, है ना। तो आपको v1 मालूम होगा, v2 मालूम होगा, और ये कॉमन वेलोसिटी v अपन इस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लीनियर मोमेंटम से अपन v फाइंड कर सकते हैं, और v को यहाँ पे कर देंगे पुट v को, तो अपने को x भी मालूम पड़ जाएगा। तो इस x को फाइंड करने का दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, दैट इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग क्या है भाई, ये है x, जो कि अपन यहां से फाइंड कर सकते हैं ना। कभी कभी अब जब मैं बात करूं आफ्टर कॉलिजन का, बात करूं मैं आफ्टर कॉलिजन का, तो आफ्टर कॉलिजन का भी देख ले लेते हैं भाई किस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं आफ्टर कॉलिजन का किस तरीके से आफ्टर कॉलिजन हो सकता है। सो आफ्टर कॉलिजन मैं फिर से देख रहा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज बिफोर कॉलिजन दिस वाज हाफ m1v1 square plus half m2v2 square, and after collision it is half m1 v1 dash square plus half m1 v2 dash square। तो मेरे पास अब देखो भाई इसमें से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे दोनों इक्वेशन में से। अब क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा भाई, m1 v1 square प्लस m2 v2 square इज इक्वल टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स ना, मेरे पास v1 और v2, दिस v1 v2 मालूम है, मेरे को फाइंड करना है v1 डैश और v2 डैश। तो इस इक्वेशन से मेरे को एक इक्वेशन मिला, सेकेंड इक्वेशन मेरे को इस इक्वेशन से मिल गया, है ना। सेकेंड इक्वेशन यहां से मिल गया, तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो अपन v1 और v2 दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कुछ बात वेरिएबल्स का कि अपन किस तरीके से वेरिएबल्स को नोट कर सकते हैं हर एक इक्वेशन में या फिर पूरे केसेस में। लेकिन कुछ और भी कॉलिजन्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉलिजन्स में मैंने क्या बोला कि कब कब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो, एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब होगा भाई, जब नन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स देयर विल बी नो फ्रिक्शन, है ना। जहां पे फ्रिक्शन ना हो तभी ये नन कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा, और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना एक्ट कर रहा हो तब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो सकता है। अब आपको मालूम है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर समय जो भी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास पहले था, दैट इज बिफोर कॉलिजन, वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन भी मेरे को मिल जाए,
ये पॉसिबल हर वक्त नहीं होता। ये एक आइडियल केसेस है जहाँ पे दो ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग लगे हुए हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये आइडियल है कि अब अगर मैं बात करूँ दो ब्लॉक्स का जिसमें एक ब्लॉक के पीछे में स्प्रिंग लगा हुआ है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी पहले था वही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी अपन को मिल गया। लेकिन ये चीज़ें हर वक्त पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ दो ब्लॉक्स हैं और उस दो ब्लॉक्स के बाद कॉलिजन, उन दोनों सिर्फ ब्लॉक से कॉलिजन होने के बाद वेलोसिटीज ईच ब्लॉक का क्या होगा। अब वो फाइंड करने के लिए अपन को मालूम होना चाहिए कि कॉलिजन्स के कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो मैंने बोला टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स, कितने तरह के कॉलिजन्स हो सकते हैं। पहला है परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन मींस कि ऐसे कॉलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जीज कांस्टेंट रह जाते हैं बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रह जाते हैं। ऐसे केसेस को बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक, जो कि अपन अभी देखें, जो कि अपन ये वाला जो 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 देखे ना स्प्रिंग वाला, ये है परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जीज आर कंजर्व्ड आफ्टर द कॉलिजन। दूसरा क्या होता, इन इलास्टिक कॉलिजन, दैट इज परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। सेकेंड इज परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। मीन्स कि ऐसे कॉलिजन में देखा गया है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी पहले था ना, वो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी बाद में नहीं मिलता। मतलब दोनों बॉडी साथ में फिर बाद में कॉलिजन्स के बाद में अलग अलग मूव बहुत कम करेंगे। मतलब क्या कि सारा का सारा एनर्जी, एनर्जी will be wasted in the form of deformation। मीन्स क्या आप कभी नोट करना कभी ना कि दो पार्टिकल्स के बीच में मैंने कॉलिजन करवाया, आप बहुत समय, सपोज के दो कार हैं, दो कार आपस में टकराएं, तो क्या ऐसा होता है क्या कि टकराया और फिर दूसरा कार का जो आगे वाला कार है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होके भाई और आगे जा रहा है, और उन दोनों के बीच में कुछ भी खरोच या फिर कुछ भी डिफॉर्मेशन ना आया हो? ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देखोगे क्या, जनरली आप क्या देखोगे, दो कार आपस में कोलिजन हुआ तो वो एक कार का कुछ उसमें डिफॉर्मेशन आया और सेकेंड कार में भी कुछ डिफॉर्मेशन आया। डिफॉर्मेशन मीन्स क्योंकि उसके शेप में चेंज हो जाना। और सिंपल सी बात है ना, कॉमन लैंग्वेज में मैं बोलूं तो अगर दो कार्स आपस में कोलाइड होंगे तो उन दोनों कार्स के परखच्चे उड़ जाएंगे, मतलब बॉडीज टूट जाएगा, बॉडीज ब्रेक हो जाएगा, बॉडीज बेंड हो जाएगा। तो ये बेंडिंग, टूट जाना, ये सब क्या है, डिफॉर्मेशन है। ये सब सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेशन है। तो ये सब डिफॉर्मेशन होने के वजह से ही सारा का सारा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता डिफॉर्मेशन में और सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता। और इस इन इलास्टिक कॉलिजन में जो भी काइनेटिक एनर्जी पहले था वो आपको बाद में नहीं मिलने वाला, और जो भी जो भी लीनियर मोमेंटम था पहले वो तो अभी भी रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि अब जब डिफॉर्मेशन हो चुका है तो वो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे कुछ दूरी तक, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो पहले था अब वो बाद में नहीं रहेगा, वो मैक्सिमम चीजें लॉस्ट हो जाएगा या फिर वेस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल्स। कुछ कभी कभी इन दोनों के अलावा, मतलब परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक के अलावा एक और होता पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक मीन्स के इसमें जो वेस्ट होगा ना, इसमें जो वेस्ट होगा वो
इन इलास्टिक के कंपैरिजन में कम होगा, है ना। इसमें जो लॉसेस होंगे ना, इसमें जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे इन इलास्टिक के केस के कंपैरिजन में। इलास्टिक में जो भी लॉसेस होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन परफेक्टली जैसे पार्शियली इलास्टिक में, दिस इज पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक में आपको लॉसेस थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ठीक है भाई लॉस हो रहा है, वो उसका बॉडी का डिफॉर्मेशन हो चुका, तो लॉसेस क्या होगा, तो सिंपली द लॉस इन डिफॉर्मेशन, द लॉस in deformation will be equal to change in kinetic energy। इसको ठीक से तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन जो भी काइनेटिक एनर्जी पहले था अब वो नहीं रहेगा। दैट इज क्या है भाई, के इनिशियल माइनस के फाइनल, मीन्स के इनिशियल मीन्स बिफोर कॉलिजन एंड के एफ मीन्स आफ्टर कॉलिजन। तो ये था कुछ कुछ केसेस। तो मैं इसको अगर मैं समराइज करूं, सिंपल भाषा में समराइज करूं, तो आप ध्यान से सुन लेना कि जब दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होंगे, कॉलिजन होंगे, तो कॉलिजन तीन तरह के हो सकते हैं। एक है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, एक है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, और एक है पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन, मतलब थोड़ा इलास्टिक थोड़ा इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी जो पहले रहेगा बिफोर कॉलिजन, जो भी काइनेटिक एनर्जीज हैं दोनों ब्लॉक का सम करने के बाद, वो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन सेम नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। मतलब उसका वेलोसिटीज जो होना चाहिए था वो कुछ कम हो जाएगा। मैं ये सब केसेस ड्यूरिंग कॉलिजन का बात नहीं कर रहा। ड्यूरिंग कॉलिजन के समय में दोनों पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर कॉलिजन्स का मैं बात कर रहा, जब कॉलिजन हो चुका और वो दोनों आपस में अलग अलग हो चुके, मैं तब का बात कर रहा, ठीक है ना। और इन इलास्टिक कॉलिजन्स में क्या होगा कि जो भी काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के पहले था वो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद में नहीं होगा, ठीक है। कॉलिजन के इन इलास्टिक कॉलिजन होने के वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाते इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, जो कि आप कॉमनली जनरली देखते भी हैं कि जब दो कार में, जब दो ट्रक में, या फिर दो आप देखो ना, कुछ भी मान लो कि आप अपना हाथ को दीवार पे मारो जोर से, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपके हाथ के पास है, जब वो दीवार पे जब कोलाइड होगा तो क्या होगा, आपका हाथ अब और मूव करने वाला नहीं है, तो आपका सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ, तो आप देखोगे वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी आपके हाथ के डिफॉर्मेशन में चला गया। मतलब हो सकता है कि आप जोर से मारो तो आपका वहां का बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है, या फिर आपको को लगे कि पाल में बहुत हीटेड फील हुआ, बहुत गर्म सा फील हुआ। तो ये जो हीट जो बाहर आया है आपको, ये हीट कहां से आया भाई, तो यही हीट काइनेटिक एनर्जी वाला हीट, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके हीट में फॉर्म में आ गया। तो फिर जो बाद में जो काइनेटिक एनर्जी जो आफ्टर कॉलिजन आएगा वो ऑटोमेटिकली तो कम ही आएगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट वेस्ट हो चुका है डिफॉर्मेशन में या फिर किसी और फॉर्म के एनर्जी में, चाहे वो हीट में या फिर लाइट में या फिर डिफॉर्मेशन में। तो इस तरीके से कॉलिजन्स में होते हैं। और तीनों में चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो या फिर पार्शियली इलास्टिक हो, तीनों के केसेस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करने वाला है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज पे, एक्सटर्नल फोर्सेस पे। अगर वो नहीं है तो वो कंजर्व्ड रहेंगे, अगर वो है तो वो नहीं रहेंगे कंजर्व, से सिंपल सी बात है। तो ये सब था बातें कॉलिजन्स के थोड़े थोड़े टॉपिक्स के बारे में, और कॉलिजन्स के कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स में, जैसे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स, इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक, तीनों केसेस को अपन आराम से बिल्कुल
टेंशन फ्री देखेंगे। तो आज के वीडियो में इस वीडियो में फिलहाल अपन इतना ही रखते, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।